फ्रेंड्स, मैं साइंस टॉक से 247 मैं फिर से उपस्थित हुआ आप लोगों के बीच ए स्टेट का रिवाइज्ड आंसर की के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ए स्टेट के द्वारा नई जो साइंस वर्क के लिए चाहे साइंस स्ट्रीम के लिए जो आंसर की जारी हुई है उस विषय में बात करेंगे। अभी जो ये आंसर की आई है ये कल दिनांक 22/9/2023 को आई है। आइए हम देखते हैं। और ये जो आंसर की है वह एग्ज़ाम डेट जो हुआ था 8 सितंबर 2023 को, उसकी आंसर की है। तो चलिए देखते हैं। इसमें बहुत सारे अभी भी जो रिवाइज्ड आंसर की आई है इसमें बहुत सारी अभी भी खामियां हैं, मतलब कि कह सकते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका अभी भी आंसर में चाहे उत्तर में संशोधन नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ आंसर की रही है। तो जो क्वेश्चन सही रहेगा उसको हम स्क्रॉल करते हुए चलेंगे, जो गलत रहेगा उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है जिसमें कि ऊतक संवर्धन, रूपांतरण, प्रजनन और डीएनए प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर जो है ऊतक संवर्धन है, जो कि जैसा कि दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किसी पदार्थ रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। तो इसका भी आंसर सही है, क्योंकि कीटनाशक, कृमिनाशक और शाकनाशी, इससे मिट्टी की उर्वरकता नहीं बढ़ती है बल्कि खराब हो जाती है। तो इसका भी राइट आंसर जो दिया गया है वो भी सही है। ब्रायलर मुर्गियों में दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किस उच्च स्तर रखा जाता है, मतलब कि उनके खाद्य पदार्थ में किसका पोषक स्तर उच्च रखा जाता है। तो इसका भी लगभग में जो आंसर है वो दिया गया है जो बिहार स्टेट के द्वारा, वो भी सही है, ए और के। वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को पालन किया जाता है उसे एपीएरीज कहते हैं। इसका भी आंसर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसानों द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। तो फसल चक्र का उपयोग होता है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि फसल चक्र क्या होता है कि जब फसलों को उगाया जाता है तो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, कुछ फसलें जो होती हैं उनको सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका तो राइट ऑप्शन सभी होना चाहिए, क्योंकि उसको छोड़ देते हैं, सड़ने गलने के लिए देते हैं तो पदार्थ वो गलने से मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि होती है और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की होती है। फिर भी अब दिया है तो क्या ही कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है, मैग्नीशिया का दूध है, मतलब कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका भी जो फार्मूला होगा MgOH का होल ट्वाइस, ये भी सही है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो वो है ऑक्जेलिक अम्ल, ये सही उत्तर दिया गया है। अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो है टार्टरिक एसिड, ये भी उत्तर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है, तो इस पर किसका स्तर चढ़ा होता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है, जिसके कारण वो जलता नहीं है। इसीलिए जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसको एक बार रगड़ा जाता है, रगड़ कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत छुड़ा दी जाती है, जिससे कि मैग्नीशियम केवल रहता है। अब उसको जलाया जाता है। ये एनसीईआरटी के पहले पार्ट से रिलेट करता है। इसका एनसीईआरटी का जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका स्टार्ट ही इसी बिंदु से होता है, अच्छा इस पॉइंट से होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ से पोटेशियम जो है निकलकर लेड नाइट्रेट पे चला जा रहा है। लेड नाइट्रेट से मतलब लेड को हटाकर उसके स्थान ले रहा है, और लेड नाइट्रेट से लेड निकलकर पोटेशियम आयोडाइड पे चला रहा है, मतलब कि ये एक दूसरे को रिप्लेस कर दे रहे हैं, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। गंधीय सूचक कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे शकरकंद होगा, बाकी वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये गंधीय सूचक होता है। यह एनसीईआरटी के अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड चैप्टर से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तत्वों का वर्गीकरण में वर्तमान आधार क्या है। तो यह तत्वों का वर्गीकरण का आधार वर्तमान में जो है परमाणु संख्या है, यह भी एनसीईआरटी से है। निम्नलिखित से कौन सा तत्व अधिक अस्थायी है। तो यहाँ पे आर्गन होगा, हीलियम, नियान, जेनान, आर्गन, ये जो होते हैं 5-6 तत्व जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब अक्रिय गैस कहलाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो आर्गन होगा। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका
अक्रिय गैस का जो होता है उस जिसके लास्ट में 8 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला, तीसरा और चौथे ऑप्शन में लास्ट में 8 आया है, जबकि दूसरे में नहीं आया, तो इसका राइट आंसर दूसरा वाला होगा। 2, 8, 18, 2। अगला जो 15वां क्वेश्चन है वो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये सभी होगा। पेंट करके भी आप बचा सकते हैं, ग्रीस लगा कर भी, गैल्वेनीकरण भी हो सकता है, और तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सभी होगा। 16वां क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका एथेनॉल होगा, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे और एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है हुआ है। तो एल्कोहल ग्रुप का जो आयुपैक चाहे आयुपीएसी नाम लिखते हैं तो उसके लास्ट में ऑल जोड़ा जाता है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे 5 कार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटन। इसका इंग्लिश नेम होता है पेंटेन, PENTANE। अगला जो राइट ऑप्शन है इसका सही दिया गया है उत्तर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 है, एथेनॉल का सोडियम से जब भी अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन, क्योंकि एथेनॉल में हाइड्रोक्साइड ग्रुप है जो कि एक क्षार की प्रकृति होती है। जब कोई क्षार धातुओं से क्रिया करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल भी जब किसी धातु से क्रिया करता है तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ब्यूटेन का सूत्र कौन सा हो? ब्यूटेन का सूत्र में सहसंयोजी बंध कितने होते हैं? तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध 13 होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था, जो इससे पहले आंसर की जारी हुई थी। आगे देखिएगा, इसका प्रीवियस वीडियो में इसका आंसर गलत दिया गया था, यहाँ पे संशोधित कर दिया गया है अब कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण वाष्पीकरण की आर्द्रता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में गलत है? तो दिया गया है कि वाष्पीकरण बढ़ने पर वाष्पीकरण की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। कभी क्या दिया है कि आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर घटती है, आर्द्रता का प्रभाव वाष्पीकरण पर नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होता है कि आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर हमारे पर्यावरण में वाष्पीकरण की दर घट जाती है। बट यहाँ पे आंसर जो दे दिया गया है आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है, तो ये कह सकते हैं आंसर सही है। आगे जो दिया है, निम्न में से कौन सा वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि थर्माकोल इन्होंने किया था उस समय, लेकिन अब इन्होंने संशोधित करके शीशा कर दिया है, तो ये ऑप्शन सही है। उसमें जो ऊर्जा होती है पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की कुल ऊष्मा के बराबर होती है, तो ये भी आंसर सही है इनका। 23वां जो क्वेश्चन होता है, मैंने इस पे तो डिटेल में बताया था कि कैसे होता है, तो इसका भी इन्होंने अब देखिए आंसर संशोधित करके ये दोनों लिख दिया है कि दाब बढ़ाकर ताप घटाकर गैसों को द्रव में प्रेरित किया जा सकता है। 0 डिग्री जो तापमान होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, तो इन्होंने अब संशोधित करके सही कर दिया है। इससे पहले इन्होंने बताया था 273 डिग्री सेल्सियस, जो अब संशोधित करके अब सही है। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान जो होता है वो होता है 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड, तो ये भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, गैसों को द्रवित किया जा सकता है, तो इसका अभी देखे हैं 2 क्वेश्चन पहले ही दिया था दूसरे क्वेश्चन पे कि ताप घटाकर दाब बढ़ाकर किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर देखिए उच्च दाब निम्न ताप। आगे दिया है, गैस के कणों के बीच की गति जो होती है वो यादृच्छिक, मैंने बताया था ब्राउनी गति भी होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये अब इन्होंने क्या किया है संशोधित कर दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में इन्होंने बताया था, इससे पहले वाले आंसर की में इन्होंने बताया था कि इसकी जो गति होती है वो यादृच्छिक गति होती है। दूध से मक्खन को अलग करने में अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ट्राइटेरियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटेरियम समस्थानिक है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, तो इसका तीसरा वाला दिया है ट्राइटेरियम, तो ये राइट आंसर है। अगला ये देखिए, उस बार भी गलत था क्वेश्चन नंबर 30 और इस बार भी गलत किया है इन्होंने। इसका जो इन्होंने आंसर बताया है कि समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त होता है, तो इन्होंने लिख दिया है फिर से कि इसको हम करते हैं चून कर, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं इसको करते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या आप समुद्र के पानी से नमक को चून कर निकाल सकते हैं? ऐसा कभी होता ही नहीं है। समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए उसको